हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कृतिका भाग 1 का अध्याय नंबर 4 माटी वाली अध्याय का सार पढ़ेंगे। बच्चों, इसकी विधा है कहानी और इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं विद्यासागर नौटियाल जी। बच्चों, इस कहानी में विस्थापन की समस्या का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। बच्चों, विस्थापन की समस्या क्या है कि जब कभी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिवार को एक स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है तो वहाँ पर उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसका मर्मस्पर्शी चित्रण इस कहानी में किया गया है। माटी वाली पाठ में विस्थापन की समस्या का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। इस समस्या में मजदूर तथा गरीब लोगों को सर्वाधिक दुख भोगना पड़ता है। क्यों दुख भोगना पड़ता है? क्योंकि बच्चों, मजदूर और जो गरीब या निम्न वर्ग के लोग हैं, उन्हें अगर वो एक अपने स्थान को छोड़कर कहीं और जाकर बसते हैं तो उन्हें रहने की समस्या, उनके लिए खाने की समस्या, अनेक चीज़ों की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। इसलिए इसमें माटी वाली जो है एक निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए इस कहानी में माटी वाली को जब एक जगह छोड़कर दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाता है या विस्थापित उन्हें होना पड़ता है तो उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। टिहरी शहर में एक बूढ़ी स्त्री थी जिसे लोग माटी वाली कहते थे। वह घर घर लाल माटी पहुंचाने का कार्य करती थी। इस मिट्टी से घरों के चूल्हा चौका लीपने का काम किया जाता था। इसकी ज़रूरत प्रत्येक घर में होती थी। माटी वाली घर से दूर जाकर माटी खान से माटी खोदती, उसे कंटर में भरती और शहर में यह मिट्टी घर घर बांटती थी। यही उसकी जीविका का साधन था। बच्चों, इसमें एक बूढ़ी स्त्री जो टिहरी शहर में रहती थी, जिसे लोग माटी वाली के नाम से पुकारते थे, उसका कार्य क्या था कि वो लाल मिट्टी हर एक घर में पहुंचाती, क्योंकि गांव में जो भिलांगना और भागीरथी नदी के तटों पर बहुत रेतीली मिट्टी होती थी जो लीपने के काम नहीं आती थी। लेकिन ये माटी वाली अपने कंटर में, अपने पीपे में चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी लेकर आती और वो जिसको भी ज़रूरत होती थी वो उनके घर में वो मिट्टी का कनस्तर उलट देती और उसके बदले में वो पैसे लेती थी। अर्थात उनके जीविका का, उस बूढ़ी माटी वाली का जीविका का साधन क्या था? यही था। वो कई दूर, बहुत किलोमीटर पैदल चलकर माटे खान से वो माटी भरकर अपने कनस्तर में लाती। कंटर या कनस्तर किसे कहते हैं बच्चों? 18 किलो का एक ऐसा डिब्बा, एक ऐसा बड़ा डिब्बा जिसका ऊपर का मुंह खुला होता है, उसे वो सिर पर रख कर लाती और वो घरों में आकर जो भी उसे कहते उसे उलट देती थी। घर घर में माटी पहुंचाने के कारण उसे माटी वाली कहा जाता। वह हंसमुख थी, इसलिए लोग भी उससे खुश रहते थे। उसके स्वभाव का के बारे में भी वर्णन किया गया है कि माटी वाली जो थी वो हंसमुख स्वभाव की थी। चाहे उसके जीवन में कितनी भी समस्याएं थी, चाहे उसका पति कितना भी बूढ़ा था, बीमार रहता था, लेकिन फिर भी वो हंसमुख थी और इसी हंसमुख के कारण लोग उससे बहुत खुश रहते थे। और कोई ना कोई, चाहे वो गांव का रहने वाला हो या गांव में कोई भी अपरिचित आ जाता था तो वो उससे माटी मंगवाने के लिए कहता था। माटी वाली का पति बूढ़ा अशक्त था, वह बीमार रहता था। माटी वाली जिन घरों में माटी देती उन घरों की महिलाएं उसकी हालत देख उसे एक दो रोटी और कभी कभार चाय भी दे देती थी। इनमें से एक दो रोटियां वह अपने पति के लिए बचाकर ले जाती थी।
अर्थात बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है, क्योंकि माटी वाली के घर में कौन थे? वे दो ही सदस्य थे, वह था और उसका पति जो बूढ़ा था, बीमार था, अशक्त था। और इस कारण से जो घर को चलाने का जो दायित्व था वो किसके ऊपर था? वो माटी वाली के ऊपर ही था। वो जितना भी दिन में अगर किसी के घर जाती और कोई उसे 2 रोटी देती, तो वो एक रोटी तो खुद खा लेती और एक रोटी जो है अपने पल्लू से बांधकर अपने बीमार पति के लिए ले जाया करती थी। इनमें से 1-2 रोटियां वह अपने पति के लिए बचा कर ले जाती। एक दिन माटी वाली को किसी घर में 2 रोटियां मिली। उसने एक रोटी कपड़े में लपेटा और दूसरी खुद चाय के साथ गले में उतर गई। अर्थात दूसरी रोटी तो उसने खा ली और एक रोटी को उसने क्या किया कि उसने कपड़े में उसे लपेट दिया। माटी वाली ने घर की मालकिन से पीतल के गिलास को देखकर कहा, पुरानी चीज़ें बहुत कम लोगों के पास रह गई हैं। इस पर मालकिन ने कहा, ये पुरखों की जुटाई चीज़ें हैं, जिन्हें पुरखों ने पता नहीं किस किस तरह से पैसे बचाकर खरीदे हैं थे। अब लोग इसकी कदर नहीं करते। अर्थात इस प्रसंग के द्वारा हमें क्या पता चलता है? इस प्रसंग के द्वारा हमें पता चलता है कि कुछ लोग जो हैं अपने पूर्वजों के द्वारा जो हमें उपहार के रूप में, जैसे पीतल है, तांबा है, कांसे हैं, उनके जो बर्तन हैं, हमें उपहार के द्वारा अपने दादा परदादाओं के जो हमें मिलते हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो इनको क्या है, आउटडेटेड कहकर उन्हें बहुत ही कौड़ियों के दाम बेच देते हैं और उसके बदले में कांच के या स्टील के ले आते हैं। लेकिन उस मालकिन ने कहा कि हमें अपने पूर्वजों का मान सम्मान करना चाहिए। उन पूर्वजों ने पता नहीं कितनी मेहनत करके इन पीतल के गिलासों को, इन तांबे के गिलासों को खरीदा होगा, इसलिए मैंने तो इन्हें कौड़ियों के दाव नहीं बेचा है, बल्कि इन्हें धरोहर के रूप में ही अपने घर में रखा हुआ है। इधर टिहरी में कुछ समय से चर्चा थी कि सरकार शहर को खाली कराना चाहती है। लोग शहर छोड़कर जाने की तैयारी में हैं। माटी वाली की समस्या है कि वह इस उम्र में शहर छोड़कर कहाँ जाएगी। जो ज़मीन जायदाद के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे, पर उसका क्या होगा? उसकी तरफ कोई देखने वाला भी नहीं है। इस प्रसंग के द्वारा बच्चों हमें क्या पता चलता है कि जब एक बार सरकार ने शहर को खाली कराने के लिए कहा, तो लोग जो हैं अपनी ज़मीन को बेचकर, अपने मकानों को बेचकर कहीं और स्थापित होने लगे, विस्थापित होने लगे। लेकिन जो बूढ़ी स्त्री थी, उसके लिए क्या समस्या थी कि उसके पास तो कोई ज़मीन जायदाद नहीं थी और वो कोई भी किसी ज़मीन जायदाद की मालिक नहीं थी कि जिसे वो बेचकर किसी और शहर में जाकर स्थापित हो सके। और उसके साथ साथ उसका बूढ़ा पति भी था। इसलिए उसने ये सोचा कि वो इस ठोर ठिकाने को छोड़कर कहाँ जाएगी, क्योंकि उसके पास तो ना तो पैसे थे, ना ही ज़मीन जायदाद खरीदने के का कोई भी हिम्मत थी। इसलिए उसके सामने दूसरी जगह पर जाना जो है वो बहुत ही बड़ी समस्या थी। उस दिन माटी वाली को 2-3 घरों में माटी देने के बाद 3 रोटियां मिल गई, जिन्हें वह बांधकर घर ले जा रही थी। वह सोच रही थी कि आज एक पाव प्याज खरीदकर उसे कूटकर रोटी के साथ अपने पति को दे देगी। घर पहुंचने पर उसकी आहट से जब बूढ़े ने उसकी ओर ना देखा तो वह चौंक गई। आज जब उसे 3 रोटियां मिली थी, तो वो 3 रोटियां अपने पल्लू के साथ बांधकर वो सोच रही थी कि आज थोड़े से प्याज, एक पाव प्याज खरीद कर उसे कूट कर वह अपने पति को उस प्याज के साथ वो ये रोटियां देगी। क्योंकि जब वो प्रतिदिन वहाँ घर अपनी झोपड़ी में आती थी तो उसकी आहट को पाकर उसका जो बीमार बूढ़ा पति था वो उस ओर देखने लगता था, लेकिन आज जब वो आई तो उसने उसकी ओर नहीं देखा। तो वो जो थी वो सोचने लगी कि आज उसकी आहट देखकर बूढ़े ने उसकी ओर ना देखा, तो वो यह देखकर चौंक गई कि पास आकर छू कर देखा तो पता चला कि बूढ़ा मर चुका है। अर्थात वो तो कमाने के लिए गई हुई थी और आज उसने ये देखा कि आज उसका बूढ़ा पति जो है वो मर चुका है। टिहरी बांध के कारण विस्थापित होने वाले लोगों के
साथ वह भी पुनर्वास अधिकारी के पास पहुंची। टिहरी गांव जो टिहरी बांध के कारण जो विस्थापित लोग थे वो पुनर्वास अधिकारी के पास पहुंचे कि हम जो है अगर इस जगह को छोड़कर अगर हम कहीं और अगर जाएं इस जगह को छोड़कर तो इसके बदले में सरकार हमें क्या देगी। लेकिन उस साहब ने उससे कागज़ दिखाने को कहा, क्योंकि जिसके पास अपने मकान के कागज़ थे तो वही उसी को ही सरकार जो है उसकी एवज़ में पैसा या और ज़मीन अलॉट कर देती थी। लेकिन इसके पास ना तो किसी ज़मीन के कागज़ थे, क्योंकि वो झोपड़ी भी ठाकुर के यहाँ ज़मीन में ही उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई थी, और जिस माटा खान से वो माटी प्रतिदिन लेकर आती थी वो भी उसकी नहीं थी। तो उस साहब ने उससे घर का कागज़ दिखाने को कहा। उसके पास ऐसा कोई कागज़ नहीं था। आजीवन माटा खान से माटी खोदकर बेचने वाली के पास घर का प्रमाण पत्र कहाँ से होता। माटा खान भी उसके नाम नहीं था। ऐसे में उसे सरकारी सहायता कैसे मिलती। अर्थात ऐसे में जो वो बड़े बड़े अधिकारी थे, पुनर्वास अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारे पास किसी मकान के या माटा खान के कागज़ नहीं हैं तो उसके बदले में हम तुम्हें कोई ज़मीन या पैसे कैसे दे सकते हैं। कुछ समय बाद टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। टिहरी शहर में पानी भरने लगा और पूरे शहर में भगदड़ मच गई। लोग अपने अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। निचली ज़मीन पर बने शमशान डूबते जा रहे थे। मानसिक रूप से विक्षिप्त माटी वाली आने जाने वाले हर व्यक्ति को एक ही बात कहती, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अर्थात इसके कहने का तात्पर्य क्या है कि वो माटी वाली क्यों ये शब्द कह रही थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी जब अपनी अंतिम सांसें लेता है तो अंतिम सांस लेता है तो उसे इतना अधिकार ज़रूर है कि उसका अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए उसे थोड़ी सी ज़मीन तो नसीब हो जाए। लेकिन आज उस माटी वाली को अपने पति का अंतिम संस्कार करने के लिए भी एक कोई जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए वो बहुत अधिक दुखी हो रही थी। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ का सार पढ़ा है और कल जो है हम इसकी पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, इस 4th चैप्टर का। तो आशा है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।